Welcome to another episode of Know Your Momentum. Today, we are diving deep into the physics of circular motion. Let's master A-level physics together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर अपना चैप्टर नंबर 1 जो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था सर्कुलर मोशन, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डू वी हैव टू डिफाइन called the centripetal force. Centripetal force, by definition, it's going to be a force needed to keep an object moving in a circle. Moving in a circle. It is a pseudo force. Pseudo force का मतलब ये होता है कि ये कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। इट्स एक्चुअली एन एनवेलप। इमेजिन करें कि एक शॉपर है, आप उस शॉपर के अंदर अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी चीज रख सकते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इट्स लाइक अ रोल इन अ मूवी, जिसको प्ले करने के लिए बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। बट सूडो फोर्स का यही मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक अलग स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। इट्स लाइक एन एनवेलप, इट्स लाइक अ पैकेट। उस पैकेट के अंदर जरूरत के मुताबिक कोई भी चीज रखी जा सकती है। इसी तरह सिचुएशन वाइज सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनी काइंड ऑफ फोर्स। आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। उससे पहले कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में छोटी छोटी चीजें आपको मैं बताता हूँ। इट ऑलवेज acts towards the center of the circle. जिस सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उस सर्कल के सेंटर की तरफ ये हमेशा एक्ट करती है। ऑल्सो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से जरा मेरी बात सुनिएगा। Imagine there is an object and that object has a velocity in the rightwards direction. अगर एक फोर्स इस पर राइट की तरफ ही लगे, this object is going to accelerate. ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट इसकी वेलोसिटी राइट की तरफ हो, but if you apply a force opposite to that, this object is going to decelerate. यानी कि magnitude of velocity decreases. लेकिन थर्ड केस जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दो केसेस वो हैं जो कि हमने एएस में डिस्कस किया था। यहां पर वो तीसरा केस है जिसको हमने एएस में जनरली इग्नोर ही किया था। ये वेलोसिटी हो और अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दी जाए। परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दिस कॉजेज अ चेंज इन डायरेक्शन। This causes a change in direction of velocity. देखते हैं जरा, इमेजिन करें कि ये एक वेलोसिटी है, ये फोर्स है। वेलोसिटीज और फोर्स को ऐड नहीं किया जा सकता। ये असल में एक दूसरे की डायरेक्शंस जो हैं ये उसको अफेक्ट करेंगे। ये फोर्स इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कभी भी चेंज नहीं कर सकती। आपको याद पड़ता होगा एएस के पहले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि एक क्वांटिटी के साथ अगर एक और क्वांटिटी को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो जरूरी यह है कि वो दोनों क्वांटिटीज बाय नेचर सेम हो। मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन आपको याद करवाता हूँ, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस इक्वेशन की राइट वाली साइड को देखें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी वेलोसिटी है, यू वेलोसिटी है।
आप ऐसा और कोई फॉर्मूला नहीं सोच सकते जिसके अंदर दो अलग नेचर की क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ऐसा और कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। सो बाय दैट लॉजिक this velocity and this force, they are not actually added. This force causes an acceleration, and that acceleration is actually just the change in velocity divided by time. यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो फोर्स है ना, ये इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट करवा रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया था चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी में किस तरह का चेंज आ सकता है? मैग्नीट्यूड का भी चेंज आ सकता है और डायरेक्शन का भी चेंज आ सकता है। सो इन दिस केस, जैसा कि आप देखें मैंने लिखा कि इन दिस केस द थर्ड केस, this force here is acting to change the direction of this velocity, not the magnitude. यहां पे स्टेट कर देता हूं, not magnitude. So let's say this force is acting on this velocity, on this object perpendicular to this velocity. I can add their directions, not their magnitudes. So momentarily, let's try and forget about the magnitude. अगर मैं इस फोर्स को इस वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ ऐड करूं तो क्या होगा? बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बात थोड़ी सी अजीब हो सकती है। If I try to add the direction of the force with the direction of the velocity, अब चूंकि ये हैं तो वेक्टर्स, वेक्टर्स आपको याद पड़ता है कि हम लिफ्ट करके कहीं पे भी बना सकते हैं एज लॉन्ग एज उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। तो ये जो फोर्स मैंने परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगाई थी ना, उसको एडिशन की वजह से ऐड करने के लिए मैंने उसको वेलोसिटी के वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो इस खाली टेल को इस खाली हेड के साथ ज्वाइन करने से आएगा, लाइक दिस। What's going to happen? This object, the black object, it's not going to move in the direction of black arrow, and also it's not going to move in the direction of red arrow either. This black object is going to move in the direction of this blue arrow. This blue arrow is actually the sum of the direction of velocity and force. So the black object moves in the direction of blue arrow like this. तो मैं यहाँ पे ये बना के दिखा देता हूँ आपको। ये वो ब्लैक ऑब्जेक्ट है, और अब इसकी क्योंकि वो इस तरफ मूव करके आया है तो एक्चुअली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। दिस फोर्स इज एक्चुअली ट्राइंग टू पुल द वेलोसिटी एरो डाउनवर्ड्स, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पहले वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ थी, नाउ इट्स एक्टिंग टुवर्ड्स द बॉटम राइट। व्हाट इफ अगेन आई अप्लाई द परपेंडिकुलर फोर्स? अगर इस पर दोबारा परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जाए तो हम फिर से फोर्स की डायरेक्शन को वेलोसिटी के साथ ऐड करके देखते हैं क्या बनता है। I pick up the force vector, draw it at the head of the velocity vector. Let's see. अब ये velocity vector की टेल खाली है, ये force का head खाली है, हम इनको join कर देते हैं। This is going to be the resultant of the velocity and force now. So this black object will have traveled in this direction, so it must have a velocity in this direction. Once more, if I apply the force again, and now I am applying this force perpendicular to the velocity, again I'm not doing anything new, सिर्फ velocity की जो direction change हो चुकी है उसके perpendicular हमेशा force लगा रहा हूं। अब ये red vector अगर यहां से उठाएं फिर velocity के साथ add करें, so do you see that this empty tail and this empty head, upon joining, it's going to start bringing the black object towards the left now. जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है ना, उसके साथ ऐसे ही तो होता है, वो पहले नीचे की तरफ आता है फिर उसके बाद और नीचे जाता है, लेकिन लेफ्ट की तरफ जाना शुरू कर देता है। Do you understand? I am trying to show you the direction of velocity and forces as the object continues to move in a circle. This track that I tried to make, it's a part of a circle. So this type of motion is called the circular motion. At every stage, the force that is acting towards the center, this force is centripetal force.
the direction of centripetal force keeps changing, but what is common, it always acts towards the center of the circle. आप देखें, जो मैं अब यहाँ पर रेड एरोज आपको बना के दिखा रहा हूं, these red arrows are constantly acting towards the center of the circle, but not in the same direction. पहले वो ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट कर रही थी, और नीचे वाली पोजीशन पर अब वो फोर्स सिर्फ ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है. The direction of centripetal force keeps changing, but always acts towards the center. यहां पर हम याद करते हैं, velocity always acts perpendicular to the centripetal force. ये बात हमने ओ लेवल में भी सीखी हुई है. अब ये जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है ना, इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके लिए स्टेट करता हूं. F equals to mv square divided by r. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है mv square divided by r. m is the mass, v is the speed, r is radius, and f is the force. Force obviously न्यूटन्स में, रेडियस मीटर्स में, स्पीड मीटर्स पर सेकंड में, और मास किलोग्राम्स में. आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया. इस फॉर्मूला की डेरिवेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है. हमारे सिलेबस में ये फॉर्मूला डायरेक्टली रिकॉल एंड यूज करके लिखा हुआ है, इसलिए हमें इस कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया है. आप देखना चाहेंगे तो उसके प्रूफ्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन की मदद से ये फॉर्मूला बनाया जाता है. ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो प्लीज गो अहेड. All right, that's good. That's good. Very good. Let's go ahead. यहाँ पर मैं आपको जरा एक यूजफुल रिलेशनशिप दिखाता हूँ. रिकॉल करें, V इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमने बनाना सीखा हुआ पहले. एक फॉर्मूला मैंने अभी आपके लिए स्टेट किया, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है. अब यहां से ना हम एक और यूजफुल रिजल्ट बना सकते हैं, V की जगह पर आर ओमेगा स्टेट करके. तो देखते हैं, ये बनेगा एफ सी इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय आर, और V की जगह पर हम डालते हैं आर ओमेगा, और क्योंकि उसका स्क्वायर था तो हम स्क्वायर ले लेते हैं. जिनको नहीं याद उनको मैं बता दूं ये ओमेगा क्या चीज है, शुरू में बताया था लेकिन फिर से बताता हूं. ओमेगा है थीटा डिवाइडेड बाय टी. थीटा डिस्प्लेसमेंट है लेकिन एंगुलर, यानी रेडियंस में स्टेट किया जाएगा इसको. टी है टाइम, इसका यूनिट सेकंड्स होगा, और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड, इसका यूनिट होता है रेडियंस पर सेकंड. ओके, यहाँ पर r जो है वो सर्कुलर मोशन का रेडियस है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. ओके, जब सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर आगे जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा एफ सी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. मैंने सिर्फ इस r का स्क्वायर लिया और ओमेगा का स्क्वायर लिया है. यहां से एक r, ऊपर वाले r स्क्वायर में से एक r के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो पीछे बचता है एम आर ओमेगा स्क्वायर. Now this is also an interesting and important relationship. Fc equals to mr omega square. अब आप नोटिस करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला ये भी बताया था और अब एक नया फॉर्मूला ये भी बता दिया है. दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है, ऊपर वाले में लीनियर वेलोसिटी मौजूद है या लीनियर स्पीड मौजूद है, नीचे वाले में एंगुलर स्पीड मौजूद है. ये फर्क है. जिस क्वेश्चन में लीनियर स्पीड के बारे में मालूमात होगी आप वो अप्लाई करेंगे, जिस क्वेश्चन में एंगुलर स्पीड के बारे में मालूमात होगी आप नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, होपफुली दिस इज क्लियर. यहाँ से एक और बात मेरे जहन में आई, जल्दी से आपको वो भी बताता हूँ. ये सारी बातें ना आपके सिलेबस में स्टेटेड नहीं होती, ये वाली बात है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस करते हुए आपको समझ आएगी कि अच्छा ये फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है, बनाने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया. अच्छा, F
इक्वल्स टू एम ए। हम सब जानते हैं ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एंड एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर से, तो देखना ये है कि जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स है वहां फोर्स मौजूद है, जहां पर मास है वहां मास है, लेकिन जहां एक्सेलरेशन है उसकी जगह पर पूरा वी स्क्वायर बाय आर मौजूद है। इसी तरह यहां पर भी एक्सेलरेशन की जगह पर आर ओमेगा स्क्वायर मौजूद है। So what I'm trying to say here is this formula fc equals to mv square over r, इसमें जो v square divided by r है that will be called the centripetal acceleration, the centripetal acceleration। इसी तरह इस फॉर्मूले में जो r ओमेगा स्क्वायर है that will also be called the centripetal acceleration। बड़ी मजे की बात एक दफा आपको याद करवाता हूँ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास होता है ना। एक्चुअली ये एक्सेलरेशन ही है, चाहे ग्रेविटेशनल है तो एक्सेलरेशन ही। सो एक्चुअली इफ यू डिवाइड एनी फॉर्मूला ऑफ फोर्स विद मास यू विल गेट एक्सेलरेशन। अब अगर आप चेक करें ना तो ये वी स्क्वायर ओवर आर का जो यूनिट बनेगा वो वही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है। इसी तरह आर ओमेगा स्क्वायर का भी वही यूनिट बनना चाहिए जो कि एक्सेलरेशन का होता है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते हैं जी क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है। ओके, इमेजिन आई हैव दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ये उसका सेंटर है, ठीक है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अराउंड ये पूरी डिस्क रोटेट करती है। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट यहाँ है उसके बिल्कुल एज पर और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है विच इज क्लोजर टू द सेंटर। ध्यान से सुनिएगा, बात टेक्निकल और इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स से दैट दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज टर्निंग दिस वे, इस तरह ये टर्न कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। All right. Now, when they travel, मैं एक छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी के बाद इन्हें नोटिस करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ना विच वर लाइंग ऑन दिस लाइन, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये पोजीशन 1 थी इनकी, ये पोजीशन 2 है। P1 मतलब पोजीशन 1 एंड P2 मतलब पोजीशन 2। हम इसको चेंज करके ए बी कह लेते हैं। चलें, पहले ए पे थे अब बी पे पहुंच गए दोनों। आप नोटिस ये करें कि दोनों ऑब्जेक्ट्स ने जो ट्रैवल किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो दोनों की एक जितनी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल दैट दे हैव ट्रैवल्ड, दिस इज गोइंग टू बी द एंगल, सो थीटा इज सेम। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मुश्किल है। दोनों objects which were lying at the same line, they traveled in a circular direction and reached the position B। दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कि फर्दर एट द एज पड़ा था और एक जो क्लोजर टुवर्ड्स द सेंटर था, दोनों ने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया ना वो एक जितनी की है। लेकिन आप देखें ये जो ऑब्जेक्ट करीब पड़ा था इसका डिस्टेंस और जो ऑब्जेक्ट दूर पड़ा था इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दोनों डिफरेंट है। बिल्कुल। अब जो ऑब्जेक्ट करीब पड़ा हुआ था उसने छोटा आर्क लेंथ ट्रेवल की s, और जो ऑब्जेक्ट दूर था उसकी आर्क लेंथ s ज्यादा थी। हालांकि जो टाइम इंटरवल है ना वो एक जितना ही है। ये एक डिस्क के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब डिस्क रोटेट करती है तो डिस्क के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से यहाँ इनके बीच में और भी कोई ऑब्जेक्ट था, उन सब ने ट्रैवल करने वाली डिस्प्लेसमेंट उन सब की एक जितनी थी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट सेंटर से जितना दूर होगा ना, जो ऑब्जेक्ट सेंटर से जितना दूर होगा उसने आर्क लेंथ ज्यादा ट्रैवल करनी है। मैं बता देता हूं, एन ऑब्जेक्ट फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर
travels a larger arc length if theta is same, then ओमेगा इज सेम। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ओमेगा होता है थीटा डिवाइडेड बाय टी। टी क्या है? टाइम इंटरवल है। जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे ब्लू से कलर कर रहा हूं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जब रीच करते हैं पोजीशन बी पर, तो दोनों के लिए टाइम का इंटरवल भी एक जितना ही गुजरा है और थीटा भी एक जितना ही है। दैट इज व्हाई वी से दैट देयर एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा इज सेम। लेकिन आपको याद पड़ता हो v equals to r omega. So if an object has a larger distance from the center yani larger radius, it must have a larger velocity. If omega is same, then v is directly proportional to r, यानी कि सेंटर से एक ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते हैं कि आपको मेरी बात समझ आती। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। जरा आपको याद करवाता हूँ एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या होती है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, हालांकि अब तो ये आप सबको पता होंगी लेकिन याद फिर भी नहीं होगी। इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी अ फोर्स that results due to contact of two objects, and the force always acts perpendicular to the surface. A normal contact force always acts perpendicular to surface. इमेजिन करें कि आपके पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, लेट्स से अर्थ है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहने देते हैं, लेट्स से अर्थ है। अर्थ हमें पता है एक, जब उस पे एक साइड पे एक इंसान खड़ा हो कुछ इस तरह, तो अर्थ की दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान खड़ा होता है विच इज लाइक दिस, यानी कि बाय ऑल मीन्स द अदर पर्सन इज एक्चुअली हैंगिंग बिलो द अर्थ, बट the force of gravity keeps pulling them towards the center like this. But there is another force, and that force is the normal contact force. क्योंकि ये बंदा जमीन की सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस की कांटेक्ट में होने की वजह से इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगती है जिसको हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और इस बंदे के ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगती है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट विल बी कॉल्ड द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। दिस हियर is the gravitational force, and this is also a gravitational force. What I'm trying to tell you here is that a centripetal force is the resultant of many forces. Right now, if this person is moving in a circle like this, then the centripetal force must be the resultant of these two forces. ये बात बताने के लिए मैं जरा यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन में कुछ इंक्रीमेंट लाना चाहूंगा। वी विल राइट सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज अ रिजल्टेंट फोर्स। अगर किसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होगी तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, दो लग रही हैं, तीन लग रही हैं, चार लग रही हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। अब ये समझाने के लिए मैं आपको वर्टिकल सर्कल दिखाना चाहता हूं जी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, an object goes around in a vertical circular motion.
मैं यहाँ पर 4 पोजीशंस दिखा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट हमने सेंटर से बांधा हुआ है। हमें पता है कि हर पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द it's going to be normal to the radius like this. Okay. At the topmost position, this object is under the experience, it's under the influence of tension in the string. Also, there is the weight of this object. So in this particular condition, the centripetal force is going to be the sum of weight plus the tension in the string. Whereas at the bottommost point, this is interesting, at the bottommost point, there is going to be the tension vertically upwards in the rope, but the weight is going to be vertically downwards. So in this particular situation, the centripetal force, it's going to be the sum of tension and weight again, but because tension is acting towards the center, that's positive, but the weight is acting against the tension, so I must take that as negative. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमने उस वाली फोर्स को पॉजिटिव लेना है। टेक द फोर्स acting towards the center as positive. So यहाँ पर टेंशन और वेट दोनों सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे थे। यहाँ पर टेंशन सेंटर की तरफ थी, वेट उसके ऑपोजिट था, तो इसलिए टेंशन को पॉजिटिव लिया गया, वेट को नेगेटिव लिया गया, क्योंकि हमें पता है फोर्सेस जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो उनकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बड़ी मजे की बात है, एट द टॉप मोस्ट पोजिशन सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to weight plus the tension, यानी कि at this particular position the centripetal force, यहां पर weight और tension दोनों चूंकि सेंटर की तरफ एक्ट कर रही हैं, तो दोनों फोर्सेस जो है ना their sum will behave like the centripetal force. इसकी मिसाल कुछ ऐसे ही है कि दो लोगों ने मिल के पिज्जा खरीदना है। अब अगर दोनों लोगों के पास पैसे हैं तो दोनों को थोड़े थोड़े पैसे देने पड़ेंगे ताकि पिज्जा की प्राइस पूरी हो सके, लेकिन नीचे वाले केस में ऐसा नहीं है। टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज लार्जेस्ट, टेंशन विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस द वेट। बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जरा ध्यान से सुने। जब ऑब्जेक्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होता है ना, यहाँ टेंशन लार्जेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि टेंशन को यहाँ पर दो काम करने हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग हैज टू प्रोवाइड टू कॉन्ट्रीब्यूशंस। पहला, उसे ऑब्जेक्ट को सर्कल में भी घुमाए रखना है, दूसरा उसे वेट को भी ओवरकम करना है। जबकि ऊपर वाली पोजीशन पे देखें, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस द वेट। सो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन को इतना काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा काम वेट कर रहा है ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने के लिए। इसी तरह आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेट्स से बाल्टी में पानी भरें और उसको गोल गोल घुमाएं ना वर्टिकल सर्कल में, तो आपके मसल्स के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेन आता है एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, और एट द पीक पोजीशन टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच के ना वो बाल्टी ऐसी बड़ी हल्की सी लगती है। क्यों? क्योंकि वहां उसका वेट सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर बिहेव कर रहा है। क्या लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते हैं आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड।